में चलते हैं। एक मित्र ने पूछा है, सद्गुरु ये भूत प्रकृति क्या है, कृपा कर इसे और समझाने की कृपा करें। ध्यान समाधि में इसको समझाया गया था, परंतु कुछ अधूरापन लगता है, कृपा करें। पूना आश्रम से पहले जो भी पत्र आता था, अब तो पत्रों का आना जाना सब जगह करीब करीब बंद हो गया है, लेकिन ओशो को कोई पत्र लिखो तो निश्चित जवाब आता था। चाहे उनकी तरफ से उनकी सेक्रेटरी लिखा करती थी, लेकिन ओशो बता देते थे इस पत्र का जवाब क्या देना है। तो लिफाफे पर एक लाइन लिखी होती थी, लेट ईगो गो। मुझे ऐसा लगा कि निश्चित ये बहुत ज़रूरी होगा साधना के लिए, तभी ओशो हर पत्र में ये लिखा रहे हैं, लेट ईगो गो। और इस ईगो को, इस अहंकार को समझने की मैंने बहुत चेष्टा की, लेकिन हाथ नहीं आया। मैं सोचता था कि अगर ये किसी तरह पकड़ में आ जाए तो इसको जरा ठीक से गला पकड़ूं इसका और विदा करूं। लेकिन काफ़ी मनन करने के बाद फिर मुझे ये बात समझ में आई कि ये जो हमारा ईगो है, अहंकार है, ये हमारी पर्सनालिटी है। हमारी चेतना के 3 हिस्से हैं। ऊपरी लेयर है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का क्या अर्थ हुआ? ये ग्रीक शब्द पर्सनाटा से आया है। पर्सनाटा मतलब मुखौटा। ये हम हैं नहीं, ये हमारा मुखौटा है। जैसे कथक डांसर्स को देखते हो या भारतनाट्यम डांसर्स को मुखौटा लगा करके डांस करते हैं, तो ये हमारा मुखौटा है, ये हम हैं नहीं। ये बाहर से हम ऐसा दिखते हैं। और ये कंडीशन्ड कॉन्शसनेस कह सकते हो। जैसे अगर हिंदू घर में पैदा हुए हो तो तुम्हारी एक कंडीशनिंग है, क्या? चचेरे भाई बहन से शादी नहीं करनी है, ममेरे भाई बहन से शादी नहीं करनी है। तो ऐसा सिचुएशन आने पर तुम रिएक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू योर कंडीशनिंग। किसी का तुमने सुना कि चचेरी बहन से प्यार करता है, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? ये बड़ा अनैतिक काम कर रहा है। लेकिन अगर यही तुम मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हो तो तुम्हारी कंडीशनिंग क्या है कि चचेरी बहन से अगर शादी हो जाए तो श्रेष्ठतम है, लड़का शरीफ है, घर की लड़की घर में ही रह गई। अब उनकी कंडीशनिंग है। जैसे नॉर्थ इंडिया में पैदा हुए हो, अगर तुम ममेरी बहन से शादी करना चाहते हो तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? लोगों का रिएक्शन क्या होगा? ये अनुचित है, ये अनैतिक है। मगर दक्षिण भारत में अगर तुमने जन्म लिया है तो ममेरी बहन, वाह, बहुत लड़का शरीफ है। ऐसे ही भारत में अगर तुम कुंवारी लड़की से शादी कर रहे हो, कहेंगे बहुत ठीक है, और 3-4 तलाक हो चुका हो, अगर उससे शादी करोगे तो क्या लोगों का रिएक्शन होगा? मूर्ख कहीं का, ये क्या कर रहा है? ये यहाँ की कंडीशनिंग है। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा ईगो ऐसे रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर तुम नाइजीरिया में पैदा हुए हो, कहाँ शादी हो रही है इस लड़की से? कितनी तलाक ले चुकी है? एक भी नहीं है। अरे ऐसे गैर अनुभवी से शादी क्यों कर रहे हो? अगर 3-4 बार तलाक हुआ, वाह क्या बात है, दुल्हन तुमको बहुत अच्छी मिली, वहाँ की वो कंडीशनिंग है। तो कंडीशन्ड कॉन्शसनेस पर्सनालिटी है। और अनकंडीशन्ड कॉन्शसनेस अर्थात कंडीशनिंग के कारण तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं है, उसको कहते हैं इंडिविजुअलिटी। कोई कंडीशनिंग नहीं है, बस वो तुम्हारा रिएक्शन नहीं है, तुम्हारा रिस्पॉन्स। और उसके भीतर डिविनिटी, वो दिव्यता, वो आत्मा के तल पर है, कॉन्शसनेस के तल पर। पर्सनालिटी है, इंडिविजुअलिटी है, और आत्मा के तल पर डिविनिटी है,
दिव्यता है, वहाँ कोई हलन चलन नहीं है, वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वहाँ केवल साक्षी है। अब यह जो पर्सनालिटी है, अब इसको आओ समझते हैं कि ये क्या है। चिकन सूप फॉर द सोल एक अद्भुत किताब है, उसके कई खंड हैं, लेकिन उसके पहले खंड में एक संस्मरण है। संस्मरण यह है कि थाईलैंड में, बैंकॉक में आज एक मंदिर स्थापित है जहाँ बुद्ध की एक स्वर्णिम प्रतिमा है, दुनिया की सबसे बड़ी स्वर्णिम प्रतिमा। मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन 1955 तक उस प्रतिमा के बारे में कोई नहीं जानता था। 1955 में एक राजमार्ग बनाया जा रहा था, तो एक मंदिर था जिसमें बुद्ध की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित थी। अब राजमार्ग के कारण उस प्रतिमा को कहीं और शिफ्ट करना था, तो क्रेन लाया गया और उस प्रतिमा को उठाया गया। तो उठाते समय उसमें एक दरार पड़ गई और फिर रिमझिम बारिश होने लगी। तो वहाँ के पुरोहित ने निवेदन किया कि अभी बारिश हो रही है, प्रतिमा नष्ट हो जाएगी, तो बारिश थमने पर इसको शिफ्ट किया जाए। और शाम को जाकर के देखा कि वहाँ दरार है प्रतिमा में, और दरार से कोई चीज़ चमक रही है। उसको उत्सुकता बढ़ी, उसने छेनी लेकर के थोड़ा साफ किया, तो आंखें फटी की फटी रह गई। भीतर से वो स्वर्णिम प्रतिमा थी, और बाद में पूरी जो मिट्टी की लेयर उसको हटा दी गई, तो विश्व की सबसे बड़ी स्वर्णिम प्रतिमा प्रकट हुई, जिसे बैंकॉक में स्थापित किया गया। कहा जाता है कि बर्मीज आक्रमण से भयभीत होकर के वहाँ के पुजारियों ने उसको मिट्टी से लेप दिया और प्रचारित कर दिया मिट्टी की प्रतिमा है, ताकि बर्मी सेना आकर के उसको ले ना जाए। जब मैं ये पढ़ रहा था चिकन सूप फॉर द सोल में, तो मेरे ख्याल में आया कि हम भी तो ऐसी ही प्रतिमा हैं। बाहर मिट्टी से एक लेप है जिसको हमने अपनी पर्सनालिटी माना है, और भीत जिसको हम भूत प्रकृति कहते हैं, घोस्ट नेचर कहते हैं, अर्थात झूठी प्रकृति। घोस्ट नेचर मतलब झूठी प्रकृति, एक मुखौटा। और स्वर्णिम बुद्धा नेचर, जैसे स्वर्णिम बुद्धा वहाँ पर है, ऐसे ही हमारे भीतर भी स्वर्णिम बुद्धा है, लेकिन हम स्वयं ही उससे अनभिज्ञ हैं। क्या है, हम ये मिट्टी के माधव नहीं है, हम ये मिट्टी की प्रतिमा नहीं है, ये हम घोस्ट नेचर हमारा नहीं है, जो हम दिखते हो हम नहीं है, बल्कि हमारे भीतर एक बुद्धा प्रकृति है जो बाहर प्रकट होने के लिए कब से वो मचल रही है। लेकिन जब तक हम अपनी इस घोस्ट नेचर को, घोस्ट प्रकृति को नहीं जानते, तब तक हम इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते, तब तक हम इसके भीतर नहीं जा सकते, तब तक हम अपनी बुद्धा प्रकृति से परिचित नहीं हो सकते। इसलिए गौतम बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया है, इसमें वे कहते हैं कि क्या करना है, इसको सम्मा सती, जैसे 8 अष्टांगिक मार्ग में पहला उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि, समदीठी। दूसरा क्या कहा, सम्मा सती, सम्यक जागृति जिसको ओशो कहते हैं। सम कर्मांत अर्थात सम्यक कर्म के रूप में जिसको तुम जानते हो। फिर क्या कहते हैं कि समाजीव, राइट लिविंग, जो मधुर संबंध के रूप में तुम जान रहे हो। समवाचा, सम्यक वाणी। फिर क्या कहते हैं, सम सकप्पा, सम्यक संकल्प। और फिर क्या कहते हैं, सम व्यायाम, जिसको तुम सम्यक स्वीकार के रूप में जान रहे हो, अर्थात कि पुरुषार्थ करो और फल को स्वीकार करो। और 8वीं बात कहते हैं सम समाधि, जिसको तुम ध्यान के रूप में जान रहे हो। लेकिन ये कहा गौतम बुद्ध से आनंद ने पूछा कि आपने 8 अध्याय जीवन की किताब के आपने बताए हैं, लेकिन कोई एक अध्याय अगर हमें पढ़ना पड़े तो कौन सा अध्याय पढ़ें? गौतम बुद्ध ने कहा सम्मा सती,
और सम्मा सती में कुछ बात होगी, क्योंकि ओशो ने इतने प्रवचन दिए, 6000 से ज़्यादा प्रवचन दिए, लेकिन उनका आखिरी प्रवचन का आखिरी शब्द है सम्मा सती। सम्मा सती में कुछ बात होगी। ये सम्मा सती क्या है? सम्यक जागृति। सम्यक जागृति क्या है? तुम अपने भूत प्रकृति के प्रति जागो, अपनी पर्सनालिटी के प्रति जागो, अपनी निजता, अपने जो इंडिविजुअलिटी है उसके प्रति फिर जागो, और फिर अपनी दिव्यता के प्रति जागो। ये सम्मा सती के 3 तल हैं। लेकिन जब तक तुम पहले ही तल पर नहीं जागोगे, तब तक तुम दूसरे तल पर कैसे जाओगे? तब तक तुम तीसरे तल पर कैसे जागोगे? इसलिए ये भूत प्रकृति, इसके प्रति जागना बहुत जरूरी है। ये भूत प्रकृति क्या है? जैसे ये जगत द्वंदात्मक है। यहाँ पुरुष है तो स्त्री है, दिन है तो रात है, सफलता है तो असफलता है, जीत है तो हार है, प्रशंसा है तो निंदा है, जड़ है तो चेतन है। तो ये द्वंदात्मक है। इसी तरह परमात्मा ने जो सृष्टि को पैदा किया, और केवल मनुष्य की बात नहीं कर रहे, जीव जंतु जितने हैं ये 2 भाग में बट गए हैं। आधी दुनिया है मैं सही हूं, और बाकी आधी दुनिया है तुम गलत हो। तभी खेल चलेगा। अगर विपरीत पार्टी ना हो तो खेल कैसे चलेगा? तो एक जगत लीला है और खेल है। खेल के लिए जरूरी है कि जरा विपरीत प्रकृति के लोग हों, और विपरीत प्रकृति का अर्थात तभी जाकर के मैच चलेगा। तो आधी दुनिया है मैं सही हूं, आधी दुनिया है तुम गलत हो। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। और अब धीरे धीरे, ये तो बेसिक नेचर है, समय के साथ साथ इनमें मैच्योरिटी आती है, इनमें प्रमोशन होता है। जैसे आई एम राइट, मैं सही हूं का अगला प्रमोशन होता है आई विल पॉसेस, मैं धन संचय करूंगा। इसका अगला प्रमोशन होता है आई विल डोमिनेट, मैं अपनी श्रेष्ठता तुम पर दिखाऊंगा, मैं तुम पर हावी रहूंगा। और भी ऊपर आई एम जस्टिफाइड, मैं बताऊंगा तुम्हें तर्क से कि मैं कैसे सही हूं। और ठीक इसके विपरीत, मैं सही हूं और तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। अब यू आर रॉन्ग का प्रमोशन हुआ। दूसरा तो क्या होगा? यू कैनॉट पॉसेस, तुम धन संचय नहीं कर सकते। वो कहेगा मैं धन संचय करूंगा, वो कहेगा तुम धन संचय नहीं कर सकते, नहीं करोगे, आई विल सी दैट। और जितने भी तुम देख रहे हो, चोर हैं, डाकू हैं, फिर जो माओवादी हैं, आतंकवादी हैं, ये ज़्यादातर यू कैनॉट पॉसेस वाले लोग हो जाते हैं। और फिर और प्रमोशन हुआ तो यू कैनॉट डोमिनेट, तुम हम पर हावी नहीं हो सकते। वो कहेगा मैं तुम पर हावी होऊंगा, उसका विपरीत है यू कैनॉट डोमिनेट, तुम हम पर हावी नहीं हो सकते। और फिर और आगे जाएगा तो ए ग्रुप बी ग्रुप ऐसा कह लो। तो ए ग्रुप में क्या? आई एम जस्टिफाइड, मैं न्याय संगत हूं, मैं तर्क संगत हूं, मैं तर्क से सिद्ध करूंगा कि मैं कैसे सही हूं। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? यू आर नॉट जस्टिफाइड, तुम न्याय संगत नहीं हो, मैं तर्क से सिद्ध कर दूंगा कि कैसे तुम गलत हो। और बड़ा सुंदर ढंग से ये सारा खेल चल रहा है। और अगर तुम अपनी पर्सनालिटी को जान लो तो तुम्हारी अब संभावना आती है कि अब अपनी इंडिविजुअलिटी को कैसे जानो, कैसे पार करो अपनी पर्सनालिटी को, और तब और भी भीतर कैसे जाओ, अपने बुद्धा नेचर को कैसे जानो। और अगर जगत में रहना है, जगत में तुम चाहते हो कि संबंध तुम्हारे अच्छे हों, चाहे पति हो, पत्नी हो, पिता हो, पुत्र हो, या कोई और संबंधी हो, वर्क प्लेस पर बॉस और सबऑर्डिनेट हो, तो तुम जानते हो कि एक पर्टिकुलर टाइप का व्यक्ति है। जैसे मान लो यू कैनॉट डोमिनेट किसी की पर्सनालिटी, अब उससे अगर तुम सलाह उसको दोगे, जैसे मान लो पत्नी आई विल डोमिनेट है, तो पति को क्या, और पति यू कैनॉट डोमिनेट है, पति है कि मैं तुम पर हावी रहूंगा, तो क्या कहेगा? चलो तैयार हो जाओ, अभी चलना है कहीं बाजार। और पत्नी यू कैनॉट डोमिनेट है, कहेगी कि नहीं नहीं आज मेरे को टाइम नहीं है,
या उल्टा कर लो, पत्नी आई विल डोमिनेट है और पति यू कैन नॉट डोमिनेट है। पत्नी कहे चलो आज बाजार चलना है, पति का मुझे टाइम नहीं है, तो कैसे बात करना? तुम जानते हो पति तुम्हारा यू कैन नॉट डोमिनेट है। अगर उसको हम कुछ कहेंगे सीधे सीधे तो मानने वाला तो है नहीं। तो तुम कहो क्या तुम मेरे लिए एक साड़ी ला सकते हो? तो वो कहेगा साड़ी क्या, तुम्हारे लिए चांद ला करके दे दूंगा। वो बंदा तुरंत राजी हो जाएगा। क्यों? अब तुम जान गए हो कि यू कैन नॉट डोमिनेट हो, सीधे निर्देश दोगे, डायरेक्शन दोगे तो ये मानने वाला है नहीं। लेकिन क्वेश्चन फ्रेम करके अगर कोई बात कहोगे वो तुरंत राजी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर तुम जानते हो किसी का प्रकृति जानते हो तो उसके साथ बात कैसे करना है, कैसे रिलेट करना है, ये बात तुम्हें पता होगा। इसलिए ओशो धारा में हम इस बात के लिए बहुत जोर देते हैं कि सब अपना व्यक्तित्व जानो, अपनी पर्सनालिटी जानो, अपना घोस्ट नेचर जानो और अपने परिवार के लोगों का जानो, अपने बॉस का, अपने सबॉर्डिनेट का जानो। तो तुम जानते हो किसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तब डील करना बड़ा आसान हो जाता है। और इसका एक तो सांसारिक इसका मूल्य हुआ कि संसार में तुम्हारा संबंध बड़ा मधुर होगा, और इसका आध्यात्मिक महत्व ये है कि अब तुम्हारी नज़र अपने बुद्धा नेचर पर होगी और अपने घोस्ट नेचर के प्रति तुम जागोगे। कब? अधिकतर लोग तो अपने घोस्ट नेचर के तल पर ही पूरी जिंदगी जी लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके भीतर एक स्वर्णिम बुद्धा छुपा हुआ है। लेकिन जैसे ही तुम जान लेते हो, तुम्हारे मन में हमेशा जिज्ञासा रहती है, एक उत्सुकता रहती है, एक प्यास रहती है कि हम अपने बुद्ध प्रकृति के तल पर कैसे जिएं, और यह तुम्हें बराबर प्रेरित करता रहता है कि तुम अपने बुद्धत्व को जानो, अपने सिद्धत्व को जानो, अपने संतत्व को जानो, अपने आनंद को जानो। लेट्स एक्नॉलेज।